हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाई हूँ क्लास 11 स्टूडेंट आप लोग के लिए रचनात्मक लेखन का जनसंचार। जनसंचार, संचार किसे कहते हैं, फिर संचार के प्रकार, उसके बाद से आप लोग को संचार के प्रकार भी पढ़ा दी हूँ जनसंचार के, और उसके बाद से आपको जनसंचार की विशेषताएं मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपके पास वीडियो भेज चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके पार्ट 3 जनसंचार के माध्यम। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे जनसंचार के माध्यम। तो देखिए, जनसंचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं असीमित होता है। यह एक समाजपरक शब्द है, लेकिन भीड़, जनता, समूह जैसी अवधारणाओं से भिन्न है। वास्तव में सभी सीमाओं को तोड़ देता है। कौन? जनसंचार के माध्यम। इस माध्यम से कहने का मतलब कि न तो भीड़ होती है, न समूह होती है। इस तरह ये सारी अवधारणाओं के से ये क्या है, ये अलग है जनसंचार के जो माध्यम है। इसका प्रमाण यह है कि इसी के कारण आज समग्र विश्व एक वैश्विक गांव, यानी पूरा दुनिया एक ग्रुप में जब आप नेट से जुड़ जाते हैं तो एक वैश्विक गांव के में परिवर्तित हो चुका है। इसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ कर दिया है। जनसंचार के माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि का संबंध जन बाहुल्य से है। जनसंचार के माध्यम संप्रेषक एवं यानी जो भेजता है और प्रापक यानी जिसको मिलता है के बीच सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। कौन? जनसंचार के जो माध्यम होते हैं जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए जनसंचार के कार्य, जनसंचार के कार्य क्या क्या होते हैं। तो जनसंचार के माध्यम अनेक प्रकार से कार्य संपन्न करते हैं, जिनमें से निम्न क्या है उल्लेखनीय, जैसे सूचना को संग्रहण करना यानी प्राप्त करना, संप्रेषण करना यानी भेजना, प्रसार एवं विश्लेषण, सामाजिक मूल्यों यानी सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या क्या होता है इसे मालूम चलता है, ज्ञान और शिक्षा का संचरण यानी शिक्षा का भी, जैसे आजकल आप लोग घरों में बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं और पढ़ाई भी आपको करने हैं, सिलेबस भी आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो इसके लिए तरह तरह की सुविधाएं नेट पे भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो घर बैठे आप शिक्षा का क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। किसके कारण हो रहा है? नेट के कारण, इंटरनेट के कारण। तो ये भी क्या है, जनसंचार का कार्य है। फिर मनोरंजन भी, आप गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। निगरानी एवं नियंत्रण, किसी चीज़ की निगरानी एवं नियंत्रण करना है तो भी इसके माध्यम से आदमी कर सकते हैं। एजेंडा निर्धारण भी होता है कि इस डेट में ये सब चीज़ कर देना है, इसमें क्या क्या निर्धारण करना है, उसी को क्या कहते हैं, एजेंडा निर्धारण। फिर विचार विमर्श एवं बहुमत का निर्धारण इसके द्वारा हो जाता है। ये क्या हो गया, कार्य जनसंचार। अब देखिए जनसंचार के माध्यम, तो जनसंचार के माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक परंपरागत, यानी ये आ जाएगा जनसंचार माध्यमों के प्रकार। तो जनसंचार माध्यमों के तो मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया गया। कौन कौन से? एक परंपरागत माध्यम, यानी शुरू में जैसे जनसंचार के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान लोग जनता के बीच करते थे किसी माध्यम से, यहाँ भीड़ नहीं होती थी, ठीक है ना, समूह नहीं इकट्ठा होता था। तो परंपरागत माध्यम से देखिए क्या होता था, परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से होती है। प्राचीन शब्द एवं लिपि आविष्कार के साथ साथ संचार एवं जनसंचार एक नई दिशा प्राप्त की, जैसे चित्र के माध्यम से। पहले का अगर कुछ खोज करना है, कोई जानकारी लेना है तो देखते हैं शिलालेखों पे, भित्ति चित्रों से, मूर्तिकला के साथ साथ संगीत, नृत्य आदि इनके माध्यम से जनसंचार के परंपरागत माध्यमों की श्रेणी में आता है। अब देखिए, लोक तमाशा, संगीत आदि योगदान करते हैं क्या, ये सब जनसंचार के माध्यम में। अब देखिए आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। तो आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम क्या है? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सूचना क्रांति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कौन? आधुनिक जो माध्यम है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को जीवित एवं सुदृढ़ रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में कार्य कर रहे हैं। माध्यमों के बहुआयामी फलक यानी इसका परिणाम तथा दूरगामी एवं निर्णायक प्रभावों से यह साबित कर दिया है कि इसके बिना प्रगति के सोपानों को गढ़ना यानी चढ़ना बनाना कठिन है। आधुनिक समाज इनके कारण ही सूचना समाज के रूप में विकसित कर सकते हैं, जहां हर पल घटित होने वाली सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई भी सूचना कहीं पे भेजना है, तुरंत आदमी क्या किया, मैसेज भेज दिया, इंटरनेट के सहारे मैसेज डाल दिया और तुरंत उनको सूचना मिल जाती है
कि यहाँ भीड़ है क्या है, जैसे कोरोना के ही बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, देख रहे हैं लोग नेट के ही द्वारा बैठे बैठे हर जगह की व्यवस्था, निगरानी, देख रेख कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आधुनिक माध्यम है। अब देखिए आधुनिक माध्यम को मैं डायग्राम के माध्यम से देखिए यहाँ समझाई हूँ। कौन कौन से आधुनिक माध्यम के 3 हो गए। एक क्या हो गया, डाक तार प्रणाली, जो पहले चलता था, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका थोड़ा सा कम महत्व रह गया, क्योंकि अब ज़्यादा ही आंतरिक चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई है, तो इसका थोड़ा सा अब कम भूमिका हो गया। अभी वर्तमान समय की मैं बात कर रही हूँ। फिर सेकेंड जो है प्रिंट या मुद्रण माध्यम। अब प्रिंट या मुद्रण आप समझेंगे क्या, यानी कि जो छपाई होता है और ये अस्थाई भी होता है। जनसंचार के माध्यमों में, आधुनिक माध्यम में जो प्रिंट या मुद्रण माध्यम है वो अस्थाई होता है, क्योंकि इसमें छपे हुए जो शब्द होते हैं वो लंबे समय तक रख सकते हैं और ये सुरक्षित रह सकते हैं और इसे दोबारा भी देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, तो ये अस्थाई भी होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब देखिए प्रिंट या मुद्रण माध्यम में क्या क्या आता है, जैसे समाचार पत्र जो आप पढ़ते हैं, पत्रिकाएं, छोटी छोटी पत्रिकाएं जो निकालती है, हैंडबिल या पैम्पलेट, जैसे कोई भी चीज़ का प्रचार करना है तो छोटे छोटे पे जो लिख कर भेजते हैं, जो आप लोग विज्ञापन पढ़े थे तो उसे क्या कहते हैं, पैम्पलेट या हैंडबिल। एक किसका ये प्रकार है, तो ये प्रिंटिंग या मुद्रण माध्यम, यानी जिस पे छाप के होता है, शब्दों को छाप के जो जनसंचार का माध्यम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो इसका तो बहुत अच्छे से आप लोग को ज्ञान होगा, क्योंकि आप लोग ये कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इसे इस्तेमाल भी करके सीखो, यानी इसे कर भी रहे हैं। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या हो गया आपका, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए अब एक कौन है, रेडियो क्या है, रेडियो केवल श्रव्य है, हम देख नहीं सकते हैं। टेलीविज़न क्या है, ये दृश्य है। और मोबाइल फ़ोन क्या है, ये भी दृश्य, हम देख सकते हैं, फिगर वगैरह कुछ भी कहीं का फिगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये श्रव्य, सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन केवल अगर कर रहे हैं तो सुन सकते हैं, टेलीफोन भी सुन सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं और ट्रांसमीटर भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब देखिए दृश्य, जिसे देखा जा सकता है, ये केवल क्या है, ये श्रव्य, केवल सुना जाता है। श्रव्य का मतलब केवल सुना जाता है। ये आधुनिक जनसंचार के माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो है रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर, ये क्या है, ये केवल श्रव्य है। अब इसके भी 3 भेद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के, कौन कौन से, एक श्रव्य आ गया, दूसरा दृश्य आ गया और तीसरा जो होगा वो तीनों हो जाएगा, यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो देखिए दृश्य में क्या क्या हो सकता है, देख सकते हैं इसे, फैक्स को केवल देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है। पेंजर, इसे भी देखा जा सकता है। टेलीप्रिंट, इसे भी, और कंप्यूटर यानी इंटरनेट पे हम केवल पढ़ सकते हैं कि क्या मैसेज आया है, क्या हुआ, तो इसे केवल देखा जा सकता है और इसे केवल सुना जा सकता है। अब देखिए तीसरा यहाँ डायग्राम में जो बना है, दृश्य और श्रव्य, यानी इसे देखा भी जा सकता है और इसे सुना भी जा सकता है, जैसे टेलीविज़न है और फिल्म है। अब देखिए पहला जो था डाक तार प्रणाली, तो डाक तार प्रणाली आधुनिक युग का सबसे पुराना जनसंचार माध्यम है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना के पश्चात रेल, डाक एवं हवाई जहाज़ों द्वारा दूसरे देशों तक क्या भेजे जाने लगे थे इसके माध्यम से। रेडियो मालूम ही है कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष श्रव्य माध्यम है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे 23 जुलाई 1927 को उस समय हुई जब लॉर्ड इरविन ने इसका ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में बम्बई में उद्घाटन किया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अपनी कंपनी दिवालिया घोषित कर गई। अप्रैल 1930 में औपनिवेशिक सरकार ने इसको फिर से इसके अधीन कर इसका नया नाम स्टेट ब्रॉडकास्टिंग रखा और वर्ष 1936 में इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल कर क्या हो गया, ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। कब, 1936 में, जिन्हें अब क्या कहा जाता है, आकाशवाणी कर दिया गया है। अब देखिए रेडियो के बारे में हो गया। अब आइए भारतीय रेडियो की सेवा प्रसारण, ये आप लोग नोट कर लेंगे कि कब का क्या हुआ था, कितना, ये मैं यहाँ भेज दी हूँ, आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखिए
कंप्यूटर साक्षरता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। क्या? इंटरनेट। कंप्यूटर के साक्षरता के, यानी कंप्यूटर में साक्षर लोग ही कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। निरक्षर लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, वो कंप्यूटर की उनके लिए महत्व नहीं है। उनके लिए क्या, वो महत्वहीन है, उनके लिए वो कुछ भी उस पर नहीं कर सकते हैं। तो क्यों? साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की प्रवृत्ति के कारण जनसंचार, और आजकल शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगी, इसकी महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जनसंचार का प्रमुख माध्यम है कौन? कंप्यूटर। इंटरनेट, अब कंप्यूटर के अंतर्गत ही इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के माध्यमों से जनसंचार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वास्तव में इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम ही क्या है? इंटरनेट है। तो इंटरनेट का संक्षिप्त नाम क्या है? इंटरनेट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क इसका संक्षिप्त नाम है। अब देखिए इंटरनेट की विशेषताएं। तो इंटरनेट आजकल लोगों की आवश्यकता बन गया है। व्यक्ति को स्वयं को अपलोड करने के लिए, यानी अपने आप को अपलोड करने के लिए ही इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट की कुछ विशेषताएं हैं, देखिए। इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, आपसी संवादों के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। क्या? इंटरनेट के माध्यम से आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, सूचनाओं को भेज सकते हैं, आपसी संवाद कर सकते हैं। इसका सशक्त माध्यम क्या है? इंटरनेट। ये इसकी विशेषताएं हैं। जनसंचार के माध्यम से इंटरनेट क्या एक वरदान साबित हुआ है, जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक करके कभी और किसी भी स्थान पर रहकर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर प्राचीन से प्राचीन और नई से नई जानकारी उपलब्ध होती है। इंटरनेट पे 24 घंटे जानकारी उपलब्ध रहती है। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घटी घटना की जानकारी को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। किससे? इंटरनेट से। विशेषता है। और इंटरनेट से उस समय की भी बचत होती है। क्या? समय की भी। इंटरनेट से किसकी बचत होती है? समय की भी बचत होती है। जो काम हम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में करेंगे, वो काम क्या करेंगे, हम 1-2 मिनट के अंदर कर लेंगे। शोध कार्य में इंटरनेट जनसंचार का बेहतरीन माध्यम है। इसके द्वारा हम न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपितु 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्दों को भी भेज सकते हैं। 1 मिनट में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? तो 70,000 शब्द 1 सेकंड में। अब सोचिए, लेकिन इसकी कमियां भी है। इंटरनेट की विशेषताएं होने के साथ साथ, ये प्रमुख माध्यम होने के साथ साथ, इसके महत्व बढ़ने के साथ साथ इंटरनेट की कुछ कमियां भी है, जो यहाँ लिखित है। देखिए निम्नलिखित। इंटरनेट का बढ़ता प्रचार जहां सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए लाभप्रद है, वहीं यह सामाजिक तथ्यों को बढ़ावा देता है। कैसे? अश्लीलता, आप लोग देखते ही होंगे, तरह तरह के फ़ोटो वगैरह क्या होते हैं, लोग रख देते हैं, तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। तो इसके कारण ये क्या है? ये इंटरनेट की कमियां हैं, फैलाने का माध्यम है। इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए क्या? अनुपयोगी है। इसलिए इंटरनेट का क्षेत्र सीमित है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो ज़्यादा शिक्षित लोग हैं और ना ही वहाँ क्या 24 घंटे लाइट की व्यवस्था रहती है। इसी कारण वहाँ क्या अनुपयोगी हो गया है। इंटरनेट पर अत्यधिक समय व्यतीत करने से समय का अपव्यय होता है। देखते नहीं है, बराबर बच्चे क्या करते हैं, झूठ मूठ के इंटरनेट पर लेके खोल के इधर उधर कभी फिल्म देखेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी गेम खेलेंगे। तो इससे उनके समय की बर्बादी होती है और पढ़ने से उनका मन क्या हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए विशेषकर बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इंटरनेट के अधिक प्रयोग बच्चे के गलत संगति में पड़ जाते हैं। 5वां क्या, इंटरनेट के लिए बिजली का होना अनिवार्य है। जिन क्षेत्रों में बिजली की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए इंटरनेट क्या है, अनुपयोगी है। अब 5वां, इंटरनेट पर तुरंत ही किसी भी सूचना जानकारी को बिना किसी जांच पड़ताल किए अपलोड कर दिया जाता है, जिससे इसका प्रामाणिकता पर क्या लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कभी कभी गलत सूचनाएं भी क्या हो जाती है, इस पर अपलोड हो जाती है। अब देखिए इससे क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंचार के माध्यम, जनसंचार, संचार, संचार के प्रकार, फिर संचार के
तत्व, उसके वजह से संचार, जनसंचार के माध्यम, उसकी विशेषताएं, जनसंचार के और जनसंचार के प्रकार, परंपरागत, आधुनिक प्रकार। परंपरागत में क्या क्या आया? डाक, वो चित्र, पीलीभीत, नाट्य, उसके से नृत्य, ये सब क्या है? संगीत, ये सब क्या है? परंपरागत शैली। और मूर्तिकला। और आधुनिक में क्या है? आधुनिक में 3, डाक तार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रिंट और मुद्रण माध्यम। तो प्रिंट और मुद्रण माध्यम में क्या आ गया आपका? अखबार, मैगजीन, हैंडबिल और पंपलेट। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में 3 आ गया, क्या हो गया? श्रव्य, दृश्य जिसे केवल सुना जा सकता है, दृश्य जिसे देखा जा सकता है, और श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम। अब इंटरनेट की विशेषताएं, क्योंकि कंप्यूटर का महत्व प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और प्रमुख हो गया है आधुनिक युग में। तो और उसके बाद से इसमें का प्रमुख चीज़ क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट की विशेषताएं और इंटरनेट की कमियां। अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, संचार किसे कहते हैं? तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं को मौखिक, लिखित या श्रव्य, दृश्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या है? संचार। संचार जीवन की निशानी है, स्पष्ट कीजिए। इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आंसर है, जिसे आप लोग रचनात्मक लेखन की कॉपी में नोट कर लेंगे। क्लास 11th एंड 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। वैसे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मैं ये पढ़ा चुकी हूँ और लिखवा भी चुकी हूँ। तो संचार जीवन की निशानी स्पष्ट कीजिए। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे, क्योंकि क्लास 11 ध्यान से सुने, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 12 की हिंदी में भी पढ़नी है। तो भावनाओं एवं विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य जिस समय रुक जाएगा, उस समय मनुष्य की क्या हो जाएगी? गतिहीनता एवं संवेदनहीनता का परिचायक होगा। इसका अर्थ यह है कि गतिशील एवं संवेदनशील मनुष्य के लिए अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति अनिवार्य है, अन्यथा वह मृत प्राय यानी मरा हुआ हो जाएगा। इस तरह कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। एनकोडिंग क्या मैं बताई हूँ है कि जनसंचार की प्रक्रिया को संचारक द्वारा विचार को संकेत चिन्ह में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनकोडिंग। डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? तो डिकोडिंग से तात्पर्य प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। यह एनकोडिंग की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त चिन्हों एवं संकेतों के अर्थ निकालते हैं। कौन? प्राप्तकर्ता। अब फीडबैक, वही क्या प्रतिपुष्टि मिलता है। संचार प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त लेने पर संदेश का प्रापक जो प्रतिक्रिया प्रेषक तक पहुंचाता है, यानी प्राप्त करने वाला, वह क्या होता है? फीडबैक। इसे प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। शोर, तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। यह भौतिक, तकनीकी या मानसिक भी हो सकता है। इसके कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है। अंतःवैयक्तिक, पूजा पाठ में बताई थी, ध्यान लगाना, वही है वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। वह अपने अंदर की आत्मा से बात करता है। कहने का मतलब वह अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं, जैसे पूजा करना, ध्यान लगाना आदि। फिर देखिए, अंतर्वैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? तो जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार, दो व्यक्तियों के द्वारा जो बातचीत होती है। फिर यहाँ देखिए, समूह संचार का उपयोग तो कक्षा में भी होता है, मैं बताई थी। समूह संचार का उपयोग समाज, देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर बातचीत एवं बहस करने के जरिए हल निकालने के लिए होता है। संचार के प्रमुख प्रकार, तो संचार के मैं 4, अब जन संचार के नहीं है, संचार के प्रकार हैं। तो संचार के 4 प्रकार कौन? अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार, इसी के अंतर्गत आता है। तो जन संचार क्या है? तो जब किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की अपेक्षा किसी यांत्रिक माध्यम से बड़ी संख्या, यानी तकनीकी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, तो
जनसंचार के माध्यमों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति क्या होती है? सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक एवं प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जनसंचार माध्यम में क्या करता है? द्वारपाल होते हैं जो प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं। कौन? जनसंचार के माध्यम। वैश्विक ग्राम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आज संचार के अत्यधिक विकसित साधनों के कारण विभिन्न एवं समुदायों की खबरें कुछ ही क्षणों में प्राप्त हो जाती है, जिसे विश्व भर के मनुष्य सांस्कृतिक और मानसिक रूप से एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। फलस्वरूप आज पूरा विश्व वैश्विक ग्राम के रूप में परिवर्तित हुआ है। अब देखिए जनसंचार की प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो मैं लिखवाई थी। संचारक, फिर संदेश प्रापक जो उसको मिलता है, संचार के माध्यम जिसके द्वारा भेजा जाता है, फीडबैक और शोध। जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं? तो सूचना देना, मनोरंजन करना, ज्ञान एवं शिक्षा, जागरूकता, निगरानी, अभी मैं पढ़ाई हूँ, नियंत्रण और विचार विस्तार। परंपरागत माध्यम में तो चित्र, भित्ति चित्र, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, काव्य जनसंचार के परंपरागत माध्यम है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से? तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या है? समाचार पत्र है, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा और इंटरनेट है। दैट्स ऑल। यहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ। जनसंचार का सिलेबस आपका ख़त्म हो गया। जनसंचार के संचार और संचार के अंतर्गत जो जनसंचार आता है, टोटल सिलेबस पार्ट 3 में आज खत्म हो गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले भेज चुकी थी इसका वीडियो, शायद आप लोग पढ़ भी लिए होंगे क्लास 11 के स्टूडेंट, और इसे नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 में भी आपके काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि क्लास 12 में भी ये सिलेबस पढ़ना है। दैट्स ऑल। फिर मैं मिलती हूँ पत्रकारिता के साथ।